राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उससे कैसे इतना विकास कर पाएंगे। वो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों की जितनी भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया होता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तब 2015 में उन्होंने डीएमएफटी फंड का उन्होंने निर्माण किया और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। कि खनिज की रॉयल्टी में से कुछ प्रतिशत उस फंड में पैसा जाना चाहिए और उसके सर्वे सर्वा उस जिला के उपायुक्त होंगे, डीसी होंगे, उनकी अध्यक्षता में वो पैसे खर्च होंगे। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है, सब वहां की जो मिलजुल करके उस पैसे को कहां खर्च कर दिया, कहां उसको इधर से उधर बंदर बाट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। चले भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज आप सब लोगों के बीच कुछ बातें रखने का के लिए यहाँ उपस्थित हो। आप सबके ध्यान में है कि पिछले 3 दिनों तक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का हम दौरा कर रहे थे। साथ में मृत्युंजय शर्मा जी भी थे, प्रवक्ता थे, तो इनको भी मैंने लेके गया था। और 3 दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 दिन का दौरा हमारा जनता से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, कोई बड़ी जनसभाएं नहीं थी, यानी लोगों से सिर्फ मिलना जुलना और वहां की समस्याओं से अवगत होना, ताकि हम नजदीक से उस क्षेत्र की समस्याओं को हम जान भी सकें, समझ भी सकें। क्योंकि ये सारंडा का जो जंगल है, पश्चिम सिंहभूम का वो क्षेत्र है कि बहुत ही रीच है वो क्षेत्र। जिसको कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अपने आप में बड़ी धनाढ्य है, धनी है वो क्षेत्र। लेकिन वहां पर जो लोग वास करते हैं, वहां जो लोग सदियों से जो लोग वहां पर रह रहे, उनकी हालत काफी दयनीय है। अगर कभी आप सब लोगों को सारंडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना चाहिए और सारंडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे, तो फिर आप समझेंगे कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि उसी सारंडा के जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर की बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरी बना, तो उसका योगदान उसी सारंडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया।
आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। गांवों तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है। बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि बिजली भी पर्याप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जहां के खनिज से बड़े बड़े औद्योगिक शहर में आप 24 घंटा बिजली देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अच्छे विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है उन औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत है आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। और मैं इसलिए इस बात को थोड़ी सी मैं यहां उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सारंडा के जंगल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है कि बहुत पहले भी जब हम एमपी वगैरह नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उस समय भी उस जंगलों में मैं घुमा हुआ था और उस समय भी लोगों की तकलीफों को मैंने देखा था। फिर 98-99 में भारत सरकार के मंत्री बने, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में स्टेट मिनिस्टर, तो उस समय भी हमने उस जंगलों का अंबरमा किया। और उसके बाद काफी लंबे समय के बाद फिर हमने थोड़ा तय किया था कि इस बार थोड़ी कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन घूम करके लोगों से ही मिलेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। तो मैंने देखा कि भाई कोई बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई और इन डेवलपमेंट के लिए, सारे विकास के लिए, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, जो कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो संगठन में भिन्न भिन्न दायित्वों को संभाल चुके थे। तो पूरे देश का कई इलाकों का वो भ्रमण करते रहे हैं, तो लोगों की वो कठिनाइयों से वो परिचित थे, खास करके उन उद्योग खदानों के इलाकों में, कि वहां पर लोग किस प्रकार से जीते हैं। और राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उससे कैसे इतना विकास कर पाएंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तब 2015 में उन्होंने डीएमएफटी फंड का उन्होंने निर्माण किया कि खनिज की रॉयल्टी में से कुछ प्रतिशत उस फंड में पैसा जाना चाहिए और उसके सर्वे सर्वा उस जिला के उपायुक्त होंगे, डीसी होंगे, उनकी अध्यक्षता में वो पैसे खर्च होंगे। और ये पैसा उस क्षेत्र में जहां जो खदान का इलाका होता है, जहां लोग प्रभावित होते हैं, यानी उन क्षेत्रों में विकास के कामों में लगाया जाएगा। वहां की जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको वो दूर किया जाएगा। लेकिन आज अफसोस होता है भाई, 2015 से लेकर के 2000 दिसंबर के 25 तक जो हम देख रहे थे, उस कोल्हान प्रमंडल में 3700 यानी 3700 करोड़ से अधिक रुपया की इकट्ठा हुआ चाईबासा जिला को। अगर हम उसकी औसत साल में विभाजित करते हैं तो 300 करोड़ से भी अधिक रुपया इकट्ठा हुआ।
तो 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं होता है। अगर सरकार चाहती वो 300 करोड़ रुपया को खर्च करके उस खदान इलाकों की जितनी भी गांव है या टोला है, अच्छी सड़कें होती, वहां अच्छे विद्यालय होते, लोगों को शुद्ध पेयजल नल से जल भी लोगों को उपलब्ध हो गया होता, और उसके आसपास में अच्छे अस्पताल को भी डेवलप किया जा सकता था ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य की सुविधा भी लोग ले पाते। लेकिन इतना भारी रकम के बाद भी वहां की स्थिति दयनीय है। अर्थात इस रकम को भी वहां की सरकार ने, उस क्षेत्र के जो उपायुक्त है, सब वहां के जो मिलजुल करके उस पैसे को कहां खर्च कर दिया, कहां उसको इधर से उधर बंदर बाट कर दिया कि वहां की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। तो आप जरा सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की कि भाई सरकार ने वहां क्या किया है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत जानकारी में आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झारखंड में एक तो मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है इसका दुरुपयोग, पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, उस कोल्हान, उस पश्चिम सिंहभूम जहां से आयरन ओर और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर बसे, टाटा है, आपका बोकारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो उसके लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उस पैसे का भी, उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है उस क्षेत्र में। अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ के क्षेत्र को जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होता है, वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की ही एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, इसी रांची के लालपुर थाना में एफआईआर लॉन्च हुआ है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भाई सरकार जानबूझ करके यानी बेरोजगारी की समस्याओं को पैदा कर रखी है। सरकार बातें बड़े बड़े करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां से मिलेगा जब खदानों का ही कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, नीलामी नहीं हो रहा है, तो फिर रोजगार कहां से मिलेगा। मैं एक डाटा आप सबके सामने थोड़ी सी, ऐसे मैं बहुत अधिक डाटा पर नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आप देखें 2019 और 20 से आगे अगर आप देखेंगे तो देश भर में जो खदानों की जो नीलामी हुई है, 434 ऐसे खनिज की जो ब्लॉक था उसको सरकार ने नीलाम किया। अलग अलग राज्य की सरकार ने किया है, यानी
केंद्र ने किया ऐसा मेरा नहीं कहना है, राज्य सरकार ने किया। 434 में से झारखंड में मात्र 3 ही खदानों का नीलामी हुआ है। आप ये सोच सकते हो, आधा दर्जन से अधिक खदानें आपका उसी कोल्हान के, उसी सारंडा के जंगल में आयरन ओर का जो खदाने हैं, जिसका लीज समाप्त हो गया 2026 के पहले ही, 26 क्या 2020 के आसपास ही समाप्त हो गया। अगर राज्य सरकार उसको नीलामी करती तो आज वहां काम होता, तो लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6.5 वर्षों से। और अगर आप वहीं देखें, मैंने तो देश का बताया 434, उसमें से उड़ीसा का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पड़ोस का जो राज्य है, ठीक सारंडा के जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर इन्हीं 2019-20 से लेकर के अभी तक 45 खदानों की उन्होंने नीलामी किया। और फिर पड़ोस में ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में 49 खदानों की नीलामी हुई है। और उस कारण से झारखंड में जो पिछले साल का है कितना 22,000 करोड़ रुपया का पिछले वित्तीय वर्ष का कलेक्शन है, जो माइनिंग से जो रॉयल्टी मिलता है, और वहीं उड़ीसा में 46,000 करोड़ रुपया, और छत्तीसगढ़ में 16,600 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष का मैं बता रहा हूं, आंकड़ा बता रहा हूं। मैंने इसलिए इस बात को यहां उल्लेख किया हूं, आप सबके ध्यान में है कि हम लोग बार बार कहते हैं ना झारखंड खदान के मामले में बड़ा रिच है, वास्तव में रिच है। अपने यहां डिपॉजिट खनिजों की कितना है 40%, उड़ीसा में 17% और छत्तीसगढ़ में मात्र 13% है। उस अनुपात में अगर हम देखें कि हमारा रॉयल्टी कलेक्शन क्या है माइनिंग से, मिनरल से, 22,000 करोड़ रुपया, उड़ीसा की 46,000 करोड़ रुपया, छत्तीसगढ़ की 16,000 करोड़ रुपया। तो ये आप जरा, छत्तीसगढ़ में 41 माइंस की वहां नीलामी भी हुई, और झारखंड सरकार ये कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पूरा देश विदेश वो यात्रा कर रहे हैं। भाई आप देश विदेश आप कह रहे हैं कि इतना पूंजी निवेश होगा, पूंजी तो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पूंजी का उपयोग करिए झारखंड के विकास के लिए, यहां के लोगों को रोजगार के लिए आप उसका उपयोग करिए। लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे, राजहित में उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाकी तो इलीगल सब काम चल रहा है। इलीगल तो सारंडा के जंगल से भी जो आयरन और मैग्नीज जो निकल रहा है, जो जानकारी मिली है हमें, झारखंड के करीब करीब जितना जो स्पॉन्ज आयरन की फैक्ट्री है, वहां पर इलीगल मिनरल्स पहुंचाए जा रहे हैं पुलिस के संरक्षण में, यानी सरकार के संरक्षण में। और इसीलिए जानबूझ करके सरकार इन खदानों की वो नीलामी नहीं करती है। तो ये आप जरा सोचिए किस प्रकार से, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज उस कोल्हान प्रमंडल में जिस प्रकार से जो हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार की तलाश में लोग यहां से वहां बाहर जा रहे हैं। अगर हम आयरन ओर का भी जब प्रोडक्शन देखते हैं, उड़ीसा राज्य में 2018-19 से लेकर के 24-25 में, जहां 18-19 में 120 मेट्रिक टन वहां पैदा होता था, उत्पादन होता था, वहीं पर 24-25 में उन्होंने कितना छलांग लगा दिया, 180 मतलब क्या बोलते हैं मेट्रिक टन और वहां पैदा कर रहे हैं। इन 6 वर्षों में कह सकते उसको इन्होंने छलांग लगाई। झारखंड में क्या 18-19 में 23 MMT था, आज भी वही क्या कहते हैं 24-25 में भी आंकड़ा जो सरकार की बता रहा है वही 23
MMT यानी मेट्रिक टन के यहाँ पैदा हो रही है। आप जरा सोचिए, भाई सरकार देश विदेश की यात्रा करते हैं, लंबी लंबी वो बातें करते हैं, इतना लोगों को रोजगार देंगे, इतना पूंजी इन्वेस्ट होगा, इससे बड़ा और दूसरा झूठ क्या हो सकता है सरकार की। 2023 में अपने यहां जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश जी होते थे, उन्होंने जो प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उत्तर में वहां जवाब दिया गया था। जवाब तो वहां केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन राज्य सरकार से लेकर के जवाब केंद्र देती है। तो उन्होंने कहा था कि किराया उस समय सरकार ने लिख करके दिया था कि हम जल्दी इसको ऑक्शन कर देंगे। अब 2023 से अब 26 हो गया और कुछ भी हुआ नहीं, यानी सारे के सारे खदानें आज भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये क्या स्थिति है, ये आप इसे सहज आप समझ सकते हो क्या स्थिति बनी हुई है। मैं इन जनरल आप सब लोगों के समझ कुछ बातों नहीं, उधर का थोड़ा बात कर सकता हूं कि चाईबासा के क्षेत्र में माइनर मिल जैसे क्या कहते हैं लोहा के पत्थर का जो खदान है, 2026 में नोवामुंडी ब्लॉक में 9 खदान में से 7 खदान वहां 2026 में बंद हो गया। लेकिन लीज का आप कोई नया लीज नहीं हुआ, लीज का कोई नवीकरण नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हो हालत क्या होगी उसमें से। और झारखंड सरकार की मैं आपको थोड़ी सी कहूंगा कि 31 मार्च 2022 तक 241 खदान, उसमें पत्थर का खदान है सब, उसका लीज समाप्त हो गया। और उसमें से अभी तक मतलब 90% लीज बंदे हैं, उसमें कोई नवीकरण भी नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं, जो अभी मैं कह रहा था कि भाई नया लीज कुछ मिल नहीं रहा है, नया लीज कर नहीं रहे सरकार, लेकिन आए दिन आप ही सब लोग अखबार की या सोशल मीडिया में फोटो में भी देखते होंगे, इलीगल पत्थर की खदान की खुदाई हो रही है, इलीगल कोयला हो रहा है, इलीगल लोहा आयरन ओर का खदान चल रहा है, इलीगल क्या कहते हैं नदी के बालू भी उठाए जा रहे हैं। मैंने माइनिंग हो रहा है लेकिन लीगल नहीं हो रहा है, सब इलीगल हो रहा है। आज ये पूरे झारखंड की यही स्थिति। उसी कोल्हान प्रमंडल में एक एसीसी सीमेंट का फैक्ट्री है, वो भी आप बंद हो गया है। वहां के भी मजदूर लोग मिले थे। भाई राज्य सरकार देश विदेश की यात्रा करते हैं, पिछले दिनों कितना उन्होंने यात्रा किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहां कहां समिट हुआ, बंगाल में उन्होंने क्या कहते हैं इन्वेस्टर समिट किया था 2025 में, आप सबको ध्यान में है। यूरोप की यात्रा 2-2 बार कर चुके हैं बड़े दल बल के साथ। बड़े बड़े एमओयू साइन था। अभी भी आप सबने देखे होंगे कि दिल्ली में उनका क्या समिट था, उसमें 90,000 करोड़ रुपया की। लेकिन वास्तव में ये सब चीजें वो एक प्रकार से आई वास करते, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है। जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है वहां सरकार कुछ कर नहीं रही है। जो खदान जो कारखाना चल रहा था वो बंद हो रहा है। उनके मालिकों से बुला करके बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते, ऐसे से वो सीमेंट प्लांट झीक पानी का, ताकि उस कोल्हान प्रमंडल में वही एकमात्र आयरन ओर की खदान, एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री, यही सब वहां के लोगों को रोजगार दे रहे थे। उसी से लोगों को वहां काम मिलता था, तो लोगों के जीवन में भी ये खुशहाली देखती थी। लेकिन आज वो सारे लोग निराश और हताश है, लोगों की चेहरा मुरझाया हुआ है। और झारखंड के मुख्यमंत्री बिल्कुल मस्त है, क्योंकि इनको तो हर चीजों में लूटने में मजा आता है। डीएमएफटी फंड में भी लूट हो रही है। और आश्चर्य तो ये है कि डीएमएफटी फंड में जिस क्षेत्र में काम करना था, जिन जिन क्षेत्रों में
चाहे वो क्या है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यानी इस प्रकार की पर्यावरण की संरक्षण है, इत्यादि में उनको काम करना था, लेकिन उस सब कामों में उन्होंने कहीं लगाया नहीं। इसलिए आज भी आप सरकार का देख सकते हो, यानी उसमें से जो भी योजनाएं स्वीकृत होता है, पास होता है, उसका सब चीज पोर्टल में डालना होता है, केंद्र सरकार की वेबसाइट में भी डालना होता है। लेकिन 2018 के बाद झारखंड सरकार ने तो डाला ही नहीं है केंद्र सरकार की वेबसाइट पर। यानी आप सोच सकते हैं, यानी उनका बिल्कुल क्या कहते हैं, डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। यानी झारखंड में ये स्थिति, जहां पर 16-17 हजार करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड से पूरे झारखंड को प्राप्त हुआ है। 10 वर्ष हो गए इनको, प्रत्येक साल बजट बनाना था, खर्च करना था, योजना पारित होना था, ये सारे चीजों को पोर्टल में डालना था ताकि आम लोग देख सके, और फिर केंद्र सरकार के पोर्टल में भी उसको डाल देना था ताकि केंद्र को भी देख सके। लेकिन झारखंड सरकार, चूंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जिस दिन पोर्टल में डालेंगे तो आप सब लोग भी निकाल सकते हैं, जनता भी निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी पूरा कलाई खुल जाएगी कि भाई कहां काम हुआ है, नहीं हुआ है, लोग उसको जांच करेंगे। तो इसीलिए राज्य सरकार ने इसको, जो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी का जो एक नियम कानून बनाए गए हैं, उसका भी राज्य सरकार फॉलो नहीं करती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि झारखंड सरकार को इस पर पूरा श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ये जो डीएमएफटी फंड का कि कितना पैसा प्रत्येक साल और किन किन योजनाओं में, और उसको पोर्टल में भी डाल देना चाहिए बिना विलंब किए, ताकि राज्य की जनता कोई भी उसको देख सके, जान सके, समझ सके कि भाई कहां हमारे नाम से जो पैसा आ रहा है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उसको कहां लगाए जा रहे हैं। जनता उसके जानने का जनता को हक है। लेकिन जो कहती है सरकार बार बार की आबोआ सरकार है, आबोआ सरकार मतलब हमारी सरकार है, हम लोगों की सरकार है। संथाली में और मुंडारी में वो में आबोआ सरकार बोलते हैं, लेकिन यहां तो अपने ही लोगों को ठगने पर, अपने ही लोगों को से छुपाने पर सरकार लगी हुई है। मुझे लगता है कि आज के जो विषय था, हमने एक संक्षिप्त में आप सबके सामने मैंने विषय को रखा है। बाकी मैं डिटेल कह दूंगा कि लिख करके आपको मृत्युंजय जी दे देंगे और योगेंद्र जी, ताकि आप उसको बढ़िया से प्रिंट में भी आप उसको दिखा, न्यूज बना सके, क्योंकि ये बड़ा मामला है, राज्य से विकास का मामला है, जुड़ा हुआ मामला है। मुझे लगता है कि इतना ही मैं अपनी ओर से विषय को रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं हर विभाग का, क्या उसका कुछ फलाफल निकलेगा? अरे मैं उसी समीक्षा के बारे में ही मैंने बताया कि सरकार को इसके बारे में आप लोगों से पूछना चाहिए। ये अगर 6.5 साल झारखंड में मुख्यमंत्री को सरकार बने हुए हुआ है और मात्र झारखंड में 3 ही माइंस की ऑक्शन हुआ है, तो आप जरा सोच सकते हो। वहीं बगल में उड़ीसा है 45, वही बगल में छत्तीसगढ़ है झारखंड से, वहां 43। तो कौन सी समीक्षा करते हैं आप लोग? क्या उनसे पूछिए ना, उनसे आप क्या समीक्षा कर रहे हो? हाँ, तो बंद हो गया है, तो जिक्र वही तो मैं किया, वहां दर से मैं आ रहा हूं घूमकर। मैंने क्या, 2 बातें मैंने कहा।
एक तो माइनिंग यानी खदानों की ऑक्शन की नीलामी की, और दूसरा डीएमएफटी की। और डीएमएफटी में ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का कहीं कोई बंदिश नहीं है। आखिर उन्होंने पोर्टल में क्यों नहीं डाला? इनको तो प्रत्येक साल योजना, कौन कौन योजना पारित हुआ वो डालना चाहिए, फिर काम पूरा हुआ वो डालना चाहिए। इसमें कहां सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाता है भाई? और खदान के मामले में भी वो पूर्व से चल रहा था, उसका लीज नवीकरण कहते हैं लीज समाप्त हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लीज इस प्रकार की बांट नहीं सकते हैं, आप उसको नीलामी करेंगे। जो सह कमीशन बना उसके बाद जो सरकार को सबमिट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, आप सबको ध्यान में है विषय हो सब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उड़ीसा में इतने खदानों की नीलामी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में इतना नीलामी हो सकता है, और उस कारण से उस राज्य को जो राजस्व मिल रहा है वो साफ दिख रहा है। और झारखंड सरकार बार बार कहती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई पैसा आएगा कहां से? इनको पैसा कौन मुफ्त में देगा? तो जहां से पैसा आ सकता है वहां पर तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस पर इनको कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वहां से वो इलीगल सब काम करा रहे हैं। क्या? अभी मैंने उस पर डिटेल अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें तो स्पष्ट है 86% लोगों को, गरीबों को देने का है, और जाति का कोई उसमें बंधन नहीं है कि भाई हर जाति को, जो गरीब है उस गरीब को मिलेगी, खत्म बात है। उसमें कहां जाति की बात है? हाँ तो ठीक है ना, जो लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर है, जिनके पास एक पैरामीटर बना हुआ है, भाई जिसका पक्का मकान है या कार है, गाड़ी है, तो उनका नाम कट जाएगा, खत्म बात है। लेकिन उसमें जाति से क्या मतलब है? जाति, हर जाति के लोगों के पास कार है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।